डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपना जो पार्ट चल रहा था ईथर, उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ाते हुए बात करते हैं आज विलियमसन ईथर संश्लेषण। इसमें क्या होता है कि जो एल्किल हैलाइड है उनकी अभिक्रिया सोडियम पोटेशियम जो एल्कोक्साइड होते हैं उनके साथ करवाई जाती है, तो यहाँ से ईथर का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रम को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहा जाता है। ये जो अभिक्रिया होती है एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और इस प्रोसेस के द्वारा सम्मिलित एवं मिश्रित दोनों ही प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइडों के विभिन्न किसके साथ करवाई, सोडियम एल्कोक्साइडों के साथ करवाई जाती है, तो यहाँ से क्या बन जाता है ईथर। इसे क्या कहा जाता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण कहा जाता है। जैसे CH3 CH2I एथिल आयोडाइड, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सोडियम एथोक्साइड, यौगिक का नाम क्या है, सोडियम एथोक्साइड। एल्कोक्साइड के रूप में मैंने लिया सोडियम एथोक्साइड, ये है आपका एथिल आयोडाइड। तो एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइडों के साथ करवाई जाती है, तो यहाँ से बन जाता है डाई एथिल ईथर बन जाता है। यहाँ का Na और यहाँ का I बाहर निकल जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डाई एथिल ईथर। अब इस विधि के द्वारा मैंने यहाँ पे बोला है सम्मिलित एवं मिश्रित दोनों ही प्रकार के जो ईथर है वो बनाए जा सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे क्या बनाया, सम्मिलित ईथर का निर्माण किया। अब मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे मिश्रित ईथर की बात की जाए तो उपरोक्त विधि के द्वारा मिश्रित ईथर बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक का चयन करना आवश्यक होता है। अब उपयुक्त अभिकर्मक का चयन करना आवश्यक किस प्रकार होता है, यहाँ से किस मिश्रित ईथर बनाने के लिए क्या ध्यान रखना है, प्राथमिक एल्किल समूह से युक्त तो अपन क्या लें, एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल समूह से युक्त एल्कोक्साइड लेना चाहिए। तो अभिक्रिया किस प्रकार की हो जाएगी, SN1 टाइप की अभिक्रिया होती है। यदि आपने तृतीयक समूह से युक्त एल्कोहल ले लिया, प्राथमिक समूह से युक्त, भाई प्राथमिक समूह से युक्त तो आपने एल्किल हैलाइड, और इसके अलावा यदि आपने प्राथमिक समूह से युक्त एल्कोहल और तृतीयक समूह से युक्त एल्किल हैलाइड ले लिया तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ना होकर विलोपन अभिक्रिया होने लग जाती है और मुख्य जो उत्पाद है वो ईथर के स्थान पर एल्कीन बनने लग जाता है। किस प्रकार होता है, यहाँ से मिश्रित ईथर का बनाने के लिए नोट डाल के ध्यान रखना, उपरोक्त विधि में मिश्रित ईथर बनाना है। मिश्रित ईथर बनाने के लिए, अब मिश्रित ईथर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से मिश्रित ईथर का मतलब यहाँ पे प्राथमिक समूह से युक्त, तो यहां से क्या ले लें, एल्किल ले लें, CH3 CH2Br। Br समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। प्राथमिक युक्त समूह से युक्त एल्किल हैलाइड, इसका मतलब एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। प्राथमिक समूह से युक्त एल्किल हैलाइड में यहाँ पे क्या ले लिया, एथिल ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया तृतीयक समूह, द्वितीयक या तृतीयक समूह से युक्त यहाँ पे क्या लेना चाहिए, सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड आयन लेना चाहिए। यहाँ पे लिया मैंने NaOCCH3 प्राथमिक समूह से युक्त एल्किल हैलाइड और तृतीयक समूह से युक्त या द्वितीयक समूह से युक्त एल्किल समूह कैसा होना चाहिए, एल्कोक्साइड के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, क्या बन जाएगा, यहाँ से मिश्रित ईथर का निर्माण हो जाएगा। देखो यहाँ से जैसे ही जाएगा, यहाँ से Na और यहाँ का Br, NaBr बाहर निकल जाएगा, NaBr आउट क्या हो जाएगा, यहाँ से CH3 CH2 यहाँ से OCCH3 एथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर। इस यौगिक का नाम क्या है, एथिल, ये क्या है, टर्सरी ब्यूटिल हैकोन ईथर। यहाँ से प्रोडक्ट जो बनेगा एथिल, तृतीयक ब्यूटिल ईथर बनता है। एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर बनता है। यानी कि मिश्रित ईथर बनाना है तो अपन को क्या करना है, भाई प्राथमिक समूह से युक्त तो क्या लेना है आपको, एल्किल हैलाइड, और द्वितीयक या तृतीयक समूह से युक्त क्या लेना पड़ेगा आपको, एल्कोक्साइड लेंगे, तो ही किसका निर्माण होगा, यहाँ से मिश्रित ईथर का निर्माण होगा, जैसे एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है
एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, यदि एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर बनाना है तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया टर्सरी सोडियम ब्यूटोक्साइड के साथ करवाई जाती है। तृतीयक सोडियम ब्यूटोक्साइड के साथ जैसे करवाई जाएगी तो यहां से क्या बन जाएगा, एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर बन जाएगा, यानी मिश्रित ईथर बनेगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, यहां पे क्या होगा, SN1 टाइप से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। और यदि आपने उल्टा कर दिया कि जो एल्किल हैलाइड है वो तो आपने टर्सरी ब्यूटिल एल्किल हैलाइड ले लिया और एल्कोहल है वो 1 डिग्री समूह से युक्त ले लिया, तो यहाँ पे ध्यान रखना मिश्रित ईथर नहीं बनेगा, इसके स्थान पर क्या बनने लग जाएगी, मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल। किस प्रकार बनेगी, देखा जस्ट इसका उल्टा, CH3 CH2। अब देखो यहाँ पे एल्कोक्साइड प्राथमिक समूह से युक्त ले रहा हूं, CH3 CH2 ON, और हैलाइड मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, यहां से BRC CH3 CH3। तृतीयक समूह से युक्त एल्किल हैलाइड और प्राथमिक समूह से युक्त एल्कोक्साइड है तो मिश्रित ईथर नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, यहां से उत्पाद के रूप में एल्कीन बनने लग जाएगी। किस प्रकार बनती है, यहां से देखना, यहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पे जो CH3 था इसकी जो H है यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। देखिए Na प्लस Br माइनस NaBr बाहर निकल जाएगा, O माइनस पे क्या जुड़ जाएगा H प्लस, और प्लस और माइनस के बीच में यहाँ पे क्या बन जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा। कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, ये कंपाउंड तो बन जाएगा आपका CH3C CH3, भाई CH3C CH3, और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH2, आउट कौन हो गया NaBr प्लस C2H5 और माइनस में क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे OH, C2H5 OH, यानी कि मुख्य उत्पाद है 2 मेथिल प्रोपेन बन जाती है, 2 मेथिल प्रोपेन बन जाती है, क्या बन जाएगी यहाँ पे 2 मेथिल प्रोपेन। तो क्लियर है यहाँ पे विलियमसन ईथर संश्लेषण में कि एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइडों के साथ करवाई जाती है तो क्या बन जाता है ईथर, प्रोसेस कहलाता है विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब विलियमसन ईथर संश्लेषण जो है वो क्या है, एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अब इस विधि के द्वारा यहाँ से सम्मित और असम्मित दोनों ही प्रकार के जो ईथर है वो बनाए जा सकते हैं। नोट डाल के आपने ध्यान रखना है, यदि इस विधि के द्वारा असम्मित ईथर बनाना है, असम्मित ईथर बनाना है तो एक उपयुक्त अभिकर्मक का चयन करना आवश्यक होगा, और उपयुक्त रिएजेंट के रूप में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड को कैसा होना चाहिए, प्राथमिक समूह से युक्त होना चाहिए, और यहाँ पे जो द्वितीयक एवं तृतीयक समूह से युक्त जो है वो एल्कोक्साइड आयन लेंगे तो ही किसका निर्माण होगा, यहाँ पे मिश्रित ईथर का निर्माण होगा। तो देखो यहाँ से मैंने क्या लिया है, प्राथमिक समूह से युक्त एल्किल हैलाइड, और यहाँ पे मैंने लिया है तृतीयक या हो सकता है द्वितीयक समूह से युक्त एल्कोक्साइड है। तो यहाँ से मैंने जैसे ही CH3 CH2Br और टर्सरी सोडियम ब्यूटोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से मिश्रित ईथर एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे लिख रखा है एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर, यानी मिश्रित ईथर बनाने के लिए प्राथमिक समूह से युक्त एल्किल हैलाइड और तृतीयक समूह से युक्त एल्कोक्साइड आयन लिया जाता है। यदि उसका उल्टा कर दिया आपने, प्राथमिक समूह से युक्त, आप देखो यहाँ से क्या कर दिया, एल्कोक्साइड आयन और तृतीयक समूह से युक्त एल्किल हैलाइड ले लिया तो मिश्रित ईथर के स्थान पर मुख्य उत्पाद एल्कीन बनने लग जाएगी। यानी कि अभिक्रिया जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और विलोपन आपस में कंपटीशन किया जाए, प्रतिस्पर्धा की जाए, तो विलोपन जो अभिक्रियाएं होती हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की तुलना में क्या होती हैं, आगे होने लग जाती है, और मुख्य जो उत्पाद है वो क्या बनने लग जाता है, एल्कीन। इस प्रकार का जो प्रोसेस है वो कहलाता है विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, यहां से डाई एथिल ईथर के भौतिक गुणधर्म। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर के भौतिक गुणधर्म। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं यहां पे डाई एथिल ईथर के भौतिक गुणधर्म।
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई एथिल ईथर। जो डाई एथिल ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो डाई एथिल ईथर जो होता है वो रंगहीन विशिष्ट गंध वाला द्रव होता है। डाई एथिल ईथर रंगहीन विशिष्ट गंध वाला द्रव होता है। नेक्स्ट, यह वाष्पशील एवं ज्वलनशील द्रव होता है। यह जल के अंदर क्या होता है, हल्का अविलय होता है, लेकिन कार्बनिक जो विलायक है जैसे एल्कोहल है, बेंजीन है, उसमें पूर्ण रूप से विलय होता है। ईथर जो है उसकी वाष्प को सूंघने से बेहोशी उत्पन्न हो जाती है, अतः इसका जो उपयोग है वो निश्चेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, डाई एथिल ईथर का जो क्वथनांक है वो 307.6 केल्विन होता है। क्या पॉइंट, कौन कौन से बिंदु की बात कर रहे हैं यहां से? फर्स्ट पॉइंट, यह है रंगहीन विशिष्ट गंध वाला द्रव है। डाई एथिल ईथर कैसा होता है, रंगहीन विशिष्ट गंध वाला द्रव है। यह वाष्पशील ज्वलनशील द्रव है। यह वाष्पशील ज्वलनशील द्रव है। जल में अविलय, जल में अविलय लेकिन कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायकों एल्कोहल व बेंजीन में पूर्ण रूप से विलय होता है। जल में अविलय लेकिन कार्बनिक विलायक एल्कोहल बेंजीन में पूर्ण रूप से विलय होता है। चौथे पॉइंट में, ईथर की वाष्प को सूंघने से बेहोशी उत्पन्न हो जाती है। यदि इसकी वाष्प है उसको सूंघा जाएगा तो बेहोश हो जाएगा। इस कारण इसका जो उपयोग है वो निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इसकी वाष्प को सूंघने से, इसकी वाष्प को सूंघने से बेहोशी उत्पन्न हो जाती है। इसकी वाष्प को सूंघने से बेहोशी उत्पन्न हो जाती है। इस कारण इसका उपयोग, इस कारण इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इसकी वाष्प को सूंघने से बेहोशी उत्पन्न हो जाती है, इस कारण इसको किस में यूज किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। डाई एथिल ईथर का क्वथनांक 307.6 केल्विन होता है। डाई एथिल ईथर का क्वथनांक 307.6 केल्विन होता है। तो ये है डियर स्टूडेंट यहाँ पे डाई एथिल ईथर के भौतिक गुणधर्म। पहला पॉइंट क्या है, यह रंगहीन विशिष्ट गंध वाला द्रव होता है। यह वाष्पशील ज्वलनशील द्रव होता है। जल में अविलय लेकिन कार्बनिक विलायकों एल्कोहल बेंजीन में पूर्ण रूप से विलय होता है। ईथर की जो वाष्प है इसको सूंघने से बेहोशी उत्पन्न हो जाती है। इस कारण इसका जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। डाई एथिल ईथर का जो क्वथनांक है वो कितना होता है, 307.6 केल्विन होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं यहाँ पे डाई एथिल ईथर की संरचना। डाई एथिल ईथर की संरचना, डाई एथिल ईथर की संरचना
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं डाई एथिल ईथर की संरचना। डाई एथिल ईथर की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है? यहां से CH3CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे CH2, ये जो एंगल का मान है वो होता है 110 डिग्री। दो यहाँ पे क्या होता है? लोन पेयर। डाई एथिल ईथर की जो संरचना में ऑक्सीजन परमाणु जो है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है। ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था, संकरण sp3, अवस्था में होता है। भाई डाई एथिल ईथर जो है उसकी संरचना इस प्रकार की होती है। तो डाई एथिल ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन परमाणु है कौन सी अवस्था में होता है? इस sp3 संकरित अवस्था में होता है। और ये ऑक्सीजन जो परमाणु है इसके दो sp3 संकरित कक्षक दो एथिल समूह के साथ, एक एथिल समूह ये रहा, दूसरा एथिल समूह ये रहा। तो ऑक्सीजन परमाणु के दो sp3 संकरित जो कक्षक है वो एथिल समूह के साथ क्या बनाते हैं? यहाँ पे दो सिग्मा बंधों का निर्माण कर लेते हैं। तो क्या ये सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे किसका निर्माण कर लेते हैं? दो sp3 संकरित कक्षक दो सिग्मा बंध बनाते हैं। यानी ऑक्सीजन परमाणु के दो sp3 संकरित कक्षक दो एथिल समूह के साथ क्या बनाते हैं? दो सिग्मा बंध बनाते हैं। और अन्य दो sp3 संकरित जो कक्षक है वो किसके रूप में उपस्थित है? यहाँ पे लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। अन्य दो sp3 संकरित कक्षक, अन्य दो sp3 संकरित कक्षक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में अन्य दो sp3 संकरित कक्षक किसके रूप में होते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं। जो इसको किस रूप में घेरे रहते हैं? चतुष्फल के रूप में घेरे रहते हैं। चतुष्फलकीय रूप में घेरे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे डाई एथिल ईथर की जो संरचना है उसके अंदर अब चतुष्फल की संरचना का मतलब एंगल का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। एंगल का जो मान है वो कितना होना चाहिए? चतुष्फल की संरचना के रूप में घेरे रहते हैं 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। लेकिन यहाँ पे एल्किल और लोन पेयर समूह के बीच में यहाँ पे क्या होने लग जाता है? रिपल्सन होने लग जाता है। रिपल्सन का मतलब यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो एंगल का मान जो है वो रिस्ट्रिक्ट होकर बढ़ने लग जाएगा। तो एल्किल समूह और लोन पेयर के बीच में यहाँ पे क्या होने लग जाएगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होने लग जाएगा। प्रतिकर्षण होने के कारण यहाँ पे जो एंगल का मान है वो 109 डिग्री 28 मिनट ना रह के कितना हो जाता है? 110 डिग्री हो जाता है। तो ये है आपकी डाई एथिल ईथर की संरचना। और संरचना जो है वो चतुष्फल के ना होकर कोणीय संरचना बन जाती है। इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना कोणीय हो जाती है। कोणीय हो जाती है। तो यहाँ पे लिख रखा है डाई एथिल ईथर की संरचना। डाई एथिल ईथर की संरचना में ये ऑक्सीजन परमाणु जो है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है। और ऑक्सीजन परमाणु के दो sp3 संकरित कक्षक इन दो एथिल समूह के साथ क्या बनाते हैं? दो सिग्मा बंध बनाते हैं। एवं अन्य दो sp3 संकरित कक्षक किसके रूप में उपस्थित होते हैं? लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं। ये दो बंदी युग्म, भाई जो बॉन्ड बना रहे हैं तो उसका मतलब बंदी युग्म, दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर बीपी प्लस दो यहाँ पे क्या होते हैं? लोन पेयर। ये दो बंदी युग्म और दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये दो बॉन्ड बन रहे हैं, ये दो बंदी युग्म कहलाते हैं। और दो लोन पेयर हैं वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं।
ऑक्सीजन परमाणु को ये दो बंदी युग्म और दो लोन पेयर किस रूप में घेरे रहते हैं, चतुष्फल के रूप में घेरे रहते हैं। इस कारण एंगल का मान यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। लेकिन इसमें एल्किल समूह और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन जो है, प्रतिकर्षण है, उसका मान बढ़ने लग जाता है और एंगल का जो मान है 109 डिग्री 28 मिनट ना लेकर 110 डिग्री हो जाता है। एवं इसकी जो संरचना है वो कोणीय हो जाती है। संरचना में क्या हो जाएगा, यहाँ से कोणीय संरचना बनने लग जाएगी। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 3.1 डीवाई होता है। इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, 3.1 डीवाई होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात कर रहे हैं डाई एथिल ईथर की रासायनिक गुणधर्म। डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुणधर्म। डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर जो डाई एथिल ईथर की जो अभिक्रिया है उनको 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भाग कौन, पहली बात करेंगे एथिल समूह के प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। नंबर 2 पे बात करेंगे ईथर क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रिया। और नंबर 3 पे बात करेंगे CO आबंध विखंडन की अभिक्रिया। और नंबर 4 पे बात करेंगे अन्य अभिक्रिया। कौन कौन सी बात करेंगे यहाँ पे 4 प्रकार की। एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 2 में ईथर क्रियात्मक समूह के, ईथर क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर, ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण अभिक्रियाएं। नंबर 3 पे पढ़ेंगे CO आबंध विखंडन की अभिक्रियाएं। नंबर 4 पे बात करेंगे अन्य अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर डाई एथिल जो ईथर है उसकी रासायनिक अभिक्रिया को 4 भागों में बांटा जाता है। पहली कौन सी हो जाएगी, एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी पढ़ेंगे ईथर क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण अभिक्रिया, CO आबंध विखंडन की अभिक्रिया। और चौथे पॉइंट में बात करते हैं अन्य अभिक्रिया, जिसमें पहली बात कर रहे हैं एथिल समूह की प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। एथिल समूह के प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। एथिल समूह के प्रतिस्थापन की अभिक्रिया, उसके अंदर पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण में क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी।